चलिए शुरू करते हैं नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे। आज शुरू करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र और जल्द ही खत्म हो जाएंगे। सुबह और शाम मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और जल्द ही खत्म करके फिर नया बुक मैंने लाने जा रहा हूं अरिहंत का, उसको खत्म कर दूंगा। तो आगे ये जो बुक है ये पीडीएफ भेजा गया है, उस पीडीएफ को मैंने कन्वर्ट किया, मॉडिफाई किया। मैं बोल रहा हूँ #3 है ये। इसका प्लेलिस्ट नहीं बना है, बनाकर मैं उसे टेलीग्राम पे भेज दूंगा और इसका पीडीएफ भी मैं जल्द आपको एक साथ भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और याद रखिएगा विसर्जन तंत्र को हम बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं और जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए पहला टॉपिक सुनिए और पॉइंट सुनिए। विसर्जन तंत्र का शरीर द्वारा उपापचयी बोलते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक क्रियाओं के उपरांत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं, बेकार का पदार्थ है, उसे बाहर निकालना ही हमारा उत्सर्जन कहलाता है, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है। इस क्रिया में सहायता करने वाले अंगों के समूह को ही उत्सर्जन तंत्र कहेंगे, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम कहेंगे। ठीक है, एक्स अलग कर दीजिए, क्रेटरी अलग कर दीजिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाएगा। मैंने तोड़कर आपको याद करवा दिया। आगे चलेंगे, आप इसे आप इंग्लिश में चाहें तो परिभाषित कर सकते हैं, है ना? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो उत्सर्जन तंत्र है उसी के रूप में हम नीचे परिभाषित करते हैं और थोड़ा सा इसे भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि मेनी यूनिसेलुलर organism remove these best। धीरे पढ़ रहा हूं, मतलब ध्यान से सुनिएगा कि आपको याद हो जाए। मैं वैसा नहीं कि फास्ट पढ़ के चल जाऊं, जब पढ़ना ही होगा तो खुद पढ़ लूंगा, है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस बेस्ट वाई सिंपल डिफ्यूजन। क्या है ये? डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस पे होते हैं, इनटू द सराउंडिंग वाटर, मतलब वाटर के सराउंडिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा को ले लीजिए, या आप एक और एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, याद रखेंगे। तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है आपका एक सराउंडिंग है, पानी के आसपास आपको मिलता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो मान लीजिए कि ऐसे छोटे जीव जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक सेल, ठीक है, या कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, अपने शरीर के कचरे या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किसी खास अंग का इस्तेमाल किया जाता है, यही मतलब है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी बाहरी सतह पर त्वचा जैसी परत है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग? आसपास के पानी से उसमें छोड़ देते हैं, वही बताना चाह रहा था। इसका पूरा डिटेल मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों बता दिया, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं, जिसे एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब पढ़ेंगे अंग है, उत्सर्जन अंग लग गया तो ऑर्गन लगा दीजिए। सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं, उसमें ऑर्गन पढ़ेंगे। ऑर्गन कौन कौन सा आता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि भाई बताइए कि खोपड़ी में जैसे बहुत सारे हड्डी के बारे में पूछ देता है, उसी तरह उत्सर्जन तंत्र जो हम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन आता है, किस चीज का पढ़ना है, कौन सा ऑर्गन का पढ़ना है? तो बोलेंगे फेफड़ा को पढ़ना है, त्वचा को पढ़ना है, यकृत पढ़ना है, वृक्क पढ़ना है, मतलब किडनी पढ़ना है। मतलब कि लंग्स, स्किन, लीवर और किडनी, ये जो है हमारा चार बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। क्योंकि देखिए फेफड़ा मतलब CO2 के बारे में पढ़ेंगे, अगर त्वचा की बात करें तो पसीना, त्वचा में पसीना से संबंधित है, उसकी बात करेंगे। या लीवर में क्या पढ़ेंगे? यूरिया के बारे में बात करेंगे। किडनी, किडनी किससे संबंधित है? किडनी से मूत्र विसर्जित होते, मतलब अगर किडनी नहीं है तो मूत्र का समस्या हो सकता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? तो सर्जन अंग में पढ़ेंगे। तो सर्जन अंग कितने हैं? तो चार हम इंपॉर्टेंट है, और भी छोटे छोटे होते हैं लेकिन चार इंपॉर्टेंट है, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और लीवर। इतना है तो समझ जाइए उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक ही है। उसी तरह हम आगे चलेंगे, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी में भी पढ़ेंगे अलग अलग, उसमें कौन कौन आता है वो भी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में।
लेकिन छोटे छोटे पार्ट में दे रहा हूं, प्लेलिस्ट बना दूंगा, देख लीजिएगा। ऐसे बाद में कुछ समय बाद ही इसे महामैराथन करूंगा, लेकिन अभी देखते चलेंगे। अब देखिए मेटाबॉलिज्म की बात करें, ये उपापचय है, ऊ को गायब कर दिया, उपापचय, ठीक है। अब उपापचय की बात हो रही है तो चलिए पढ़िए। मेटाबॉलिक की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म में जो होता है वसा, ये श्वसन कर दिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था वसा। वसा में CO2 और H2O उत्पन्न करते हैं। तो वसा जो होता है मेटाबॉलिज्म में, वसा जो है, देखिए वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें श्वसन यहाँ पे प्रिंट हो गया है तो वहां पे वसा याद रखिएगा। तो CO2 और H2 मतलब वाटर उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, H2O को वाटर बोलते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट देखिए, तो CO2 और H2 उत्पन्न करते हैं, ये भी मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ करते हैं, मतलब नाइट्रोजन युक्त होते हैं, नाइट्रोजन उसमें युक्त होंगे, अपशिष्ट पदार्थ को पैदा करता है, मतलब व्यर्थ के पदार्थ को पैदा करता है, ये काम है प्रोटीन का। प्रोटीन नाइट्रोजन, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में CO2 H2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा सेम होगा। अब थोड़ी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि उत्सर्जन तंत्र जो है शरीर को शुद्ध रखने में मदद करता है, सही बात है, शुद्ध करता है। यह हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर का संतुलन जो होता है उसे बनाए रखता है, मतलब बैलेंस करता है, यही बात है। आगे चलेंगे और सुनेंगे, CO2 के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सांस लेने के दौरान इस वायु के बाहर निकालने का काम किया जाता है, यहाँ पे शुद्ध निकाल किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। CO2 क्या होता है, छोड़ते हैं, O2 क्या लेते हैं, कभी कभी O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसी तरह CO2 लेते हैं रात्रि में और O2 छोड़ते हैं, है ना, मानव का ही है। लेकिन कहने का मतलब कि CO2 क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो बाहर निकालते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे SCO2 में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो किस में परिवर्तित करते हैं, HCO3 में परिवर्तित कर देते हैं, 3 सही है, उनको लगा 2 है, तो HCO3 में परिवर्तित हो जाता है, कौन, CO2 अपशिष्ट के रूप में। क्लियर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं, एक चीज और यहाँ पे छूट गया कि सांस लेने के दौरान जब CO2 की बात हो रही है, सांस लेने के दौरान हम इसे बाहर निकाल दिया जाता है, और यूरिया, यहाँ पे यूरिया छूट गया, यूरिया और HCO3 में परिवर्तित कर दिया जाता है, उत्पन्न होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, ये भी आप बोल दीजिए। अब इसी में H2O की बात करते हैं। H2O देख रहे होंगे तो इसमें मूत्र, यहाँ पे लिखा गलत लिखा गया है, मूत्र होगा, याद रखिएगा, प्रिंट गलत हो गया है, मूत्र होंगे, श्वेद होंगे, श्वेद ये सही है, ये श्वेद सही है, वह हवा में नमी के रूप में फेफड़ा द्वारा जो है क्या होता है, फेफड़ा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फेफड़ा द्वारा हम लोग इसका अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फेफड़ा मतलब 40 मिलीमीटर ये दिन में, याद रखिए डे में करता है, इस माध्यम से हम लोग करते हैं, मूत्र के माध्यम से निकाल देते हैं। हवा, ये फेफड़ा के माध्यम से भी हम लोग निकालते हैं, हवा कैसे है, फेफड़े से संबंधित है, तो CO2 H2O है ना, इसके द्वारा हम लोग ये करते हैं, निष्कासित करते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो CO2 हमारा यहाँ पे देखिए बाहर निकल रहा है, इस माध्यम से निकलता है, पसीने द्वारा निकल जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब बात करते हैं मुख्य उत्सर्जन पदार्थ की बात करेंगे, मुख्य में हमारा यूरिया की बात करेंगे। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया के ब्रैकेट में सूत्र के हिसाब से याद कर लीजिए, NH2CONH2 होता है। यूरिया का अगर पूछा जाए कि यूरिया का, अगर मान लीजिए यूरिया ना देके लिख दे NH2CONH2, तो ये समझिए यूरिया का सूत्र है, यूरिया के बारे में बता रहा है। अभी यूरिया को नीचे की तरफ जाएंगे तो वो नाइट्रोजनिक प्राणी हो जाता है, और नाइट्रोजन प्राणी के रूप में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा मूत्र में, मतलब यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये उत्सर्जित हो रहा है, मतलब बाहर निकलने की प्रक्रिया है, फिर कितना यूरिया बनेगा, 2.25% प्रतिशत यूरिया होगा, और यही यूरिया जाके बाद में 5% यूरिया अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये मुख्य रूप से उत्सर्जित पदार्थ को
के सिस्टम से ये बाहर की ओर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होते रहता है, निकलते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं मुख्य उत्सर्जन अंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जोड़ी ब्रिक मतलब किडनी हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक है, फिर मूत्र वाहिनी इसी में सम्मिलित होगा, फिर मूत्राशय का देखिए लाइन है, फिर मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाएगा। तो ये हमारा एक जोड़ी किडनी में होता है, एक ही जोड़ी किडनी में होता है। देखिएगा, एक जोड़ी मतलब कि दो किडनी है ना जी, तो जोड़ी एक ही हुआ ना, याद रखिएगा, जुड़ा रहता है। अगर एक खराब हो तो एक बचा लेगा, लेकिन अगर दोनों खराब हो गए तो खत्म हो गए। तो ये ही सिस्टम, और इसके बाद भी आप अगर जीवित हैं तो समझिए ईश्वरीय देन है, चमत्कार है। अब हम चलेंगे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अपने मन से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं छोड़ दिए। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह शरीर को हानिकारक पदार्थों से सुरक्षित रखता है। यकृत, त्वचा मतलब लीवर, त्वचा, फेफड़ा और किडनी ब्रिक सभी मिलकर कार्य करते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित पढ़ रहे हैं। ब्रिक जो है मतलब किडनी शरीर के रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, ये भी हम इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की बात करेंगे, जिसमें हम यूरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, यूरिया का सूत्र आप याद रखिए, NH2CO NH2, याद रखिएगा यूरिया का सूत्र है। अब यूरिया का सूत्र है तो सुनिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया है, इसे हम अच्छे पेज में आते हैं, सुन लीजिए, ये क्लियर हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम कार्बनिक यौगिक अमोनिया से कम विषाक्तता होता है, मतलब कम विष वाला होता है, अमोनिया से कम विष वाला होता है, विष। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए प्रथम कार्बनिक यौगिक जो होता है, यौगिक है यहाँ पे प्रथम कार्बनिक यौगिक लिखाएगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक लिखाएगा, और अमोनिया से कम विष होता है, याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर में है कि यहाँ पे लिखना था कि जो पशु मुख्य रूप से जो पशु मुख्य रूप से यूरिया को उत्सर्जन करता है, उसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहेंगे। ये सही है, बस यूरियो को अलग कर दिया, टेलिक को अलग किया, ये जोड़ दिया तो यूरियोटेलिक हो जाएगा। तो मतलब कि जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करेगा उसे हम यूरियोटेलिक कहेंगे या कहते हैं। अब बात करते हैं आगे पॉइंट, माध्यम मात्र मतलब माध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो माध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं है, मध्यम मात्रा में। इसका निर्माण जो है आपका लीवर में होगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में होगा, क्लियर है। इस एग्जांपल में ले लीजिए स्तनपायी जो है, लीवर हम लोग में है, तो स्तनपायी में हम लोग सम्मिलित आते हैं। और एक और आता है जिसका नाम है उभयचर, उभयचर भी आते हैं, यहाँ पे उभयचर लिखना चाहिए था, उभयचर हो। ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, लीवर है तो लीवर से निकलेगा यूरिया, यूरिया निकलेगा तो क्या निकलेगा? यूरिया का सूत्र के हिसाब से NH2CO NH2 निकलेगा। अब सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर मतलब हमारा अपशिष्ट जो है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। ये हमेशा याद करते चलिएगा। अवशिष्ट पदार्थ कैसे निकलेंगे? फेफड़ा द्वारा निकलेगा, त्वचा द्वारा निकलेगा, किडनी द्वारा निकलेगा, लिवर द्वारा निकलेगा, जो कि लिवर में यूरिया के माध्यम से निकल जाता है। चलिए अब बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया का सूत्र अगर आप पूछे तो बताइएगा NH3। क्या बताएंगे? NH3 बताएंगे। अमोनिया का सूत्र है NH3 है। तो ऐसे जानवर या इस जानवर या ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो हम वे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अमोनिया योटिक कहलाते हैं। यूरिया को निकालने वाले को क्या कहते हैं? यूरिया टेलिक कहते हैं।
उसी तरह अगर मान लीजिए जो जानवर मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, निकालेगा, तो हम उसे अमोनिया टेलिक कहेंगे। क्लियर हो गए? ठीक है, इसमें देखिए मछली को एग्जांपल में ले लीजिए, तो NH3 निकलता है। चलिए अब सुनिए, घुलने के लिए अब अमोनिया पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, घुलने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए घटाना है, तो घटाने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, घुलने के लिए नहीं। घुलेगा क्यों? उसमें तो है ही। तो घटाने के लिए या हटाने के लिए, मान लीजिए किसी भी चीज को हटाना है, अवशिष्ट पदार्थ, तो अमोनिया की अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अगर अमोनिया को अगर इस्तेमाल करना है तो अत्यधिक जल की आवश्यकता होगी, हटाना है। अब याद रखिए, केवल जलीय जंतु ही इसे मतलब सक्षम होते हैं। तो जलीय जंतु मतलब मछली, मगरमच्छ, ये सब सक्षम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? अब याद रखिएगा, एग्जाम्पल में लीजिए आकशेरुकी, जिसे कीड़ों को, जो हम बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को, मतलब कीट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कीट को छोड़कर आकशेरुकी मतलब जल वाले, या आप हाइड्रा को रख सकते हैं, मछली को रख सकते हैं, मगरमच्छ को भी रख सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन मछली, हाइड्रा, ये सब एग्जाम्पल में याद रखिएगा। लेकिन कीट, यहाँ पे कीड़े हैं तो कीट को छोड़कर, कीट को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे अमोनिया में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सूत्र याद रखिएगा C5H4N4O3 है। ठीक है, ये होते हैं यूरिया अम्ल, हमारे पक्षी से संबंधित होंगे। एग्जाम्पल देखिए, पक्षी ही नहीं और भी होंगे, लेकिन पक्षी को याद रखिएगा। तो यूरिया अम्ल जो है वो C5H4N4O3 अगर आ जाए तो यूरिया अम्ल का सूत्र समझ कर टिक लगा दीजिएगा। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक ही कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा सबसे कम। तो सबसे कम इसमें याद रखिएगा कि सबसे कम जहरीला होता है, ये सबसे कम जहरीला होते हैं। पक्षी बेचारे जहरीला कम होते हैं, है ना? याद रखेंगे, यूरिया तो हम लोग भी छोड़ते हैं, यूरिक अम्ल की बात हो रही है, तो ये सबसे कम जहरीले होते हैं। अब देखिए, इसे घुलने घुलने कहिए या इसे हटाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है। इसे हम अर्ध ठोस मतलब इसे हम अर्ध, ये अर्ध लिखा हुआ, अर्ध ठोस या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इसका आप जानते हैं पेस्ट के रूप में होता है, इसका मलमूत्र देखिए पक्षी का, है ना? ऐसे एग्जाम्पल भी याद करिए, जैसे कीड़े को इसमें रख सकते हैं, सरीसृप को रख सकते हैं, पक्षी को रख सकते हैं, रेंगने वाले को रख सकते हैं, कीड़े मकोड़े, तो ये कीड़े मकोड़े जैसे ही आ जाएंगे यूरिक अम्ल। अगर कीड़े मकोड़े को अमोनिया में रखता तो गलत होता। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हाइड्रा मछली मतलब जलीय जीव को रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब अमोनिया अम्ल भी है। अमोनिया अम्ल में हम किसे रखेंगे पता है? जलीय जीव को। तो जलीय जीव में ये भी तो आता है अमोनिया अम्ल में, मोलस्का, शंख की प्राणी भी आपका अमोनिया अम्ल में आता है, एसिड में आ जाएगा। एक अमोनिया है, एक अमोनियो अम्ल है, एसिड, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के, बात कर रहे हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अब चलिए थोड़ा हम इसमें जानकारी देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मोलास्का संघ के प्राणी है उसे अमोनियोटेलिक प्राणी भी कहते हैं। ठीक है, अब उससे जुड़े तो वही होगा। अब यहाँ पे चलते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम मनुष्य में बात करेंगे, मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, अब मनुष्य में ही बात करेंगे। ये मनुष्य जो है प्रिंट आउट जैसा प्रिंट दिया गया उस हिसाब से मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होता है क्या क्या। तो एक जोड़ी किडनी होता है, मतलब दोनों तरफ किडनी होते हैं, एक जोड़ी है, ये जोड़ी मतलब एक साथ। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होता है। अब मूत्रवाहिनी भी, अब किडनी एक जोड़ी है तो मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ी होगी, जिसे यूट्रस बोलते हैं, याद रखिएगा। किडनी मतलब वो यूट्रस महिलाओं के लिए है, बताएंगे अभी
बस एग्जाम्पल में ऐसे दे देता हूं। एक जोड़ी ब्रिक है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी है। मूत्राशय भी आपका जो है एक मूत्राशय होगा, तो मूत्राशय तो एक ही हुआ है ना, याद रखिएगा। ये ब्लैडर जिसे बोलते हैं, यूरियन यूरियन निकलता है, यूरिया निकलता है, ब्लैडर से ही निकलता है, इसी जगह जाके पथरी अटक जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और एक मूत्र मार्ग होता है, एक ही तो मूत्र मार्ग होता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़े से इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैं करता हूं, इसी पीडीएफ से ही है कि यह तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आगे चलें और थोड़ी सी आज चलते हुए समझते हैं और पढ़ते हुए इसमें महत्वपूर्ण बातें करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, सुनिए। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अत्यधिक विषाक्तता जो है अपशिष्ट को निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न जीव देखते हैं, किडनी में अगर पथरी हो जाता है तो हम कहते हैं कि खूब जल पिया कीजिए, तभी तो किडनी फ्रेश रहेंगे, किडनी सही रहेगा, उसमें अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे, तो अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी ना जी, पीना चाहिए पानी। विभिन्न जीव अपने वातावरण और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से अपना अपशिष्ट को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं शरीर से। मलमूत्र अपशिष्ट पदार्थ में आता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब तो हम पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें किडनी के बारे में भी पढ़ना हम लोग को बाकी है, तो किडनी सब के बारे में पढ़ना बाकी है। तो आगे ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए ये पीडीएफ में सेकंड पेज में है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक गुर्दा मतलब किडनी में लगभग जो है 1 से 1.5 लाख जो है नेफ्रॉन होते हैं, जो कार्यात्मक इकाई होते हैं, कार्य करते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मतलब कि आप सोचिए 1.1 से लेके 1.5 लाख जो है ये इससे मूत्र बाहर निकलता है, ये बोल सकते हैं। कभी कभी इससे भी अधिक निकल सकते हैं। ये हो गया। प्रत्येक किडनी में 10 से 12 विषामिड पाए जाते हैं, ठीक है, 10 से 12 विषामिड। अब विषामिड क्या होता है बताइए? 10 से 12 पिरामिड कहते हैं, यहाँ पे विषामिड कर दिया, पिरामिड होगा, पिरामिड पाए जाते हैं प्रत्येक किडनी में। याद रखिए 10 से 12। किडनी के चारों ओर अगर बात करेंगे ना तो पेरोटीनियम झिल्ली का आवरण होता है। तो किडनी के चारों ओर चलिएगा तो पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण मतलब कवर आपको दिखेगा, ठीक है। चलो ये हो गए। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की सूक्ष्म कार्यात्मक इकाई है, जो रक्त को फिल्टर करके अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बना देता है, मूत्र के माध्यम से निकाल देता है। यही काम है, फिल्टर करता है, इसलिए नेफ्रॉन, इसलिए किडनी को कहता है शुद्धिकरण, ब्लड का शुद्धिकरण, है ना, याद रखिएगा। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब नेफ्रॉन की जो संरचना है उसकी कार्य विधि है क्या है, मतलब किडनी के बारे में। नेफ्रॉन मतलब किडनी, वृक्क, उसकी क्या है, उसकी भूमिका हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाइए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट को अलग कर दीजिए, ट्रेशन कर दीजिए। ये याद करवाने के लिए मैं तोड़ता हूं, ये मत समझिएगा कि पढ़ने की बात है। पढ़ने की बात है तो मैं तुम वीडियो बंद करके पढ़ कर रिहर्सल करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ कर तोड़ता हूँ कि आपको वो टूटा टूटा शब्द अगर सुनाई देगा तो आप जोड़ लीजिएगा, और जब जोड़ लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्वेश्चन देखते ही याद आएगा कि सर ये गलत तोड़ के पढ़ाते कैसे हैं, अजीब पढ़ाते हैं, और आपको याद आएगा और टिक लगा के आएगा। ये ट्रिक आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, आपको अवश्य काम आएगा, वास्तविक जीवन से ही रहता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रक्त के बनने की प्रक्रिया ग्लोमेरुलस में होता है। इसी को यूएफ या पारा पारा नहीं है यहाँ पे, परा निस्पंदन कहते हैं। परा निस्पंदन होता है, निस्पंदन है, ये गलत हो गया।
परा निष्पंदन, निष्पंदन, ठीक है, कहते हैं। क्लियर हो गया। अब पुनः अवशोषण की बात करेंगे। पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण क्या होता है कि मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य है जी, तो मनुष्य की किडनी प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लाख मूत्र बाहर निकालता है कि नहीं? निकालता है। तो यही तो है, द्रव को वापस निकाल देता है द्रव के रूप में, उसी को कहते हैं पुनः अवशोषण। सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण अगर देखा जाए तो ये होता है समीपस्थ जो कुंडली होते हैं, ठीक है, कुंडलित कहते हैं, नालिका, वहां पे होता है सबसे ज्यादा। समीपस्थ मतलब नजदीक, देख रहे हैं यहाँ पे। और हेनले का लूप, आप देखिए सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण होगा हेनले के लूप के पास, ठीक है। दूरस्थ जो है, दूरस्थ कुंडलित नालिका, ये देखिए बात यह है कि सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण अगर होना होगा तो समीप के पास होगा। हेलेन का लूप एक है, याद रखिएगा, ये पूरा पिक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे होगा। फिर आपको दूरस्थ मतलब दूर की कुंडलित नालिका में होगा, मतलब ये तीनों प्रक्रिया से होकर जाएगा तभी होगा, तभी पुनः अवशोषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तभी तो शुद्धिकरण होगी, तभी तो किडनी फ्रेश रहेगा, है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं मूत्र यूरिन की। तो देखिए याद रखिए, हम किडनी के और जानकारी देंगे, किडनी के बारे में और बताना है, वो लाइन मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि किडनी के अभी मेन तो किडनी का, जैसे मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं, कैसा होता है, गहरा होता है, लाल रंग होता है, सेम के बीज जैसा होता है, कैसा होता है ये बताना बाकी है, तो बताएंगे। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका विषय क्या है? तो हम बताएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वजन कितना होता है ब्रिक का? 170 जीएम होता है। तो ये सब बताएंगे, अवश्य बताएंगे, अभी बाकी है। उससे पहले हम चलते हैं मूत्र यूरियन की बात करेंगे। यूरेनियम बोल रहा हूँ, यूरियन की बात। देखिए यूरियन की बात करते हैं तो इसमें यूरियन का पीएच मान होता है 6, मतलब हल्का अम्ल प्राकृतिक का होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है, दुर्लभ अम्लता, 6 से 7 से कम है ना तो अम्ल हो जाएगा। मूत्र में जल जो है 95% होता है, मतलब कि मूत्र में जल अगर पूछे तो कितना प्रतिशत होगा? 95%। यूरिया कितना प्रतिशत होता है? 2% होता है। लवण मतलब साल्ट, तो वो होता है 0.8%। और यूरिक अम्ल अगर देखा जाए तो 0.2% होते हैं। क्लियर हो गया? 0.2% होंगे। अगर मूत्र का रंग अगर पूछा जाए तो पीला रंग होता है। और पीला रंग होता है किसके कारण, कौन वर्ण के कारण? तो हम बताएंगे ईरो क्रोम वर्ण के कारण, यूरोक्रोम वर्ण के कारण होते हैं। तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण पीला रंग होता है मूत्र, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मूत्र की बात हो रही है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मूत्र जो है सामान्यतः हल्का पीला होता है, इसका रंग जो है यूरिक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। अधिक जल पीने से मूत्र का रंग हल्का हो जाता है, एकदम हो जाता है, पीला न दिख के एकदम जैसा पानी पीजिएगा वैसा होगा, इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। आगे चलेंगे, फेफड़ा CO2 ये उत्सर्जित करता है, मतलब बाहर निकालता है। त्वचा पसीना उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन अंग है। यकृत लिवर क्या करता है? यूरिया के माध्यम से निकाल देता है। किडनी मूत्र के माध्यम से निकाल देता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, तो हम पढ़ लिए, जो कि आप देख रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, दोबारा ये कर दिया है, तो ये सारांश हो गया। अब हम चलेंगे अंतःस्रावी तंत्र। तो इससे पहले हम किडनी के बारे में पढ़ ही लेते, तभी हम अंतःस्रावी चलेंगे, जिसे इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें इसमें ग्रंथियां आएगी। अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन आता है ना? ग्लैंड कौन कौन है? ग्रंथि का वही है, थोराइड ग्रंथि, पैराथोराइड ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये सब का भूमिका क्या है ये पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अलग टॉपिक है। उससे पहले हम किडनी को खत्म करते हैं, फिर आप। तो देखा जाए नलिन अकाडमी पे जो दे आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिक का बचा हुआ था, इसका मैंने अंत में, इमेज का अंत में मैंने पीडीएफ के अंत में दिया है। तो देखिए ब्रिक किडनी के बारे में स्पेशली थोड़ा सा मैंने बता दिया है। तो देखिए ब्रिक की बात करें, किडनी की विस्तृत अध्ययन की बात करेंगे, तो किडनी का अगर बात किया जाए तो मनुष्य में एक जोड़ी गहरे लाल रंग की सेम के बीज आकार की, सेम का एक बीज होता है, सीम का आप देख रहे हैं, सेम मतलब सीम के बीज के आकार
जैसा पाया जाता है। सीम खाए हैं, सीम का आकार जैसा होता है, ठीक है। सीम कहने का मतलब यहाँ पे सीम इंडिकेट किया है, सीम नहीं राजमा को इस्तेमाल किया है। तो राजमा आप खाए होंगे, राजमा खाते हैं ना जी, तो राजमा खाइए, तो राजमा जैसा दिखता है ये, है ना, किडनी हमारा। इसके आकार को हम क्या बोलते हैं पता है? मेटानेफ्रिक बोलते हैं। तो मेटानेफ्रिक भी बोल सकते हैं, मेटानेफ्रिक भी बोलते हैं। मेटानेफ्रिक प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? मेटानेफ्रिक प्रकार की पाई जाती है। अगर ब्रिक के अध्ययन को हम कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब लॉजिस्ट कहेंगे, नेफ्रोलॉजी। या देखिए हिंदी शुद्ध नहीं तो इंग्लिश को देख लीजिएगा। इसका विषय विषय जो है उसी को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण जो है किडनी से क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है, मतलब मूत्र जो है बाहर की ओर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है। अब बात करते हैं वजन की बात करते हैं। तो वजन में गुर्दा का वजन, मतलब गुर्दा मतलब किडनी, किडनी मतलब ब्रिक, ब्रिक मतलब किडनी। देखिए तो गुर्दा का वजन जो है 70 से 80 जीएम बताया गया है, 70 से 80 जीएम बताएंगे, ठीक है। गुर्दा का वजन बताया गया, ये बच्चों में बताया गया, याद रखिएगा बच्चों में। यहाँ पे वयस्क की बात करते हैं, वजन अगर असली वजन देखा जाए तो 170 जीएम मतलब ग्राम प्रत्येक बच्चे में होते हैं, प्रत्येक मतलब अडल्ट में होते हैं। बच्चों में गुर्दा का वजन 70 से जीएम बताया गया है, याद रखिएगा। अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई जो है किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर बताई गई है। अगर चौड़ाई बताया जाए तो 5 से 7 सेंटीमीटर बताया गया है, याद रखिएगा। अगर मोटाई पूछे तो 2 से 3 सेंटीमीटर बताया गया है, तो ये मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। किडनी की पूरा विशेष जानकारी आपको दिया गया है। और भी जानकारी लेते हैं। तो याद रखिएगा ये किडनी का काम क्या है? रक्त को छानना। प्रतिदिन 180 लीटर जो है ये छानने का क्रिया कर सकता है, इसमें क्षमता होता है। याद रखिए प्रतिदिन। आगे चलते हैं, गुर्दों का सर्जिकल जो निष्कासन होता है, गुर्दों का सर्जिकल निष्कासन जो होता है उसी को हम नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रेक्टोमी बोल दीजिए, कटोमी, क को आधा कर दीजिए, कटोमी, नेफ्रेक्टोमी बोल दीजिए, या नेफ्रेक्टोमी भी बोल सकते हैं। गुर्दे के सर्जिकल जो सर्जिकल जिसे बोलते हैं निष्कासन जो होते हैं वो नेफ्रेक्टोमी कहते हैं, याद रखिएगा। ब्रिक की बात करें, मतलब ब्रिक मतलब गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी। तो ब्रिक धमनी की बात करें, गुर्दा को ऑक्सीजन युक्त रक्त की अपशिष्ट, यहाँ पे अपशिष्ट जो है गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा है इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्रिक किडनी धमनी जो है, गुर्दा धमनी मतलब आर्टरी जिसे बोलते हैं, आर्टरी बोला जाता है, शिरा को वेन बोला जाता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो किडनी धमनी गुर्दा मतलब किडनी को ऑक्सीजन युक्त रक्त का आपूर्ति करता है, ये आपूर्ति करने का काम करता है, आपूर्ति यहाँ पे था। और ब्रिक शिरा जो होता है ये गुर्दे से ऑक्सीजन रहित एकत्र करता है, ऑक्सीजन रहित है, ऑक्सीजन रखता है, और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को आपूर्ति करता है धमनी, और ये रहित करता है मतलब ऑक्सीजन से हटा देता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं ब्रिक शिरा की दूसरा, दो शिरा है, एक शिरा एक तरफ, एक शिरा एक तरफ, तो दो हुए ना, तो याद रखिए दूसरी धमनी दो है। तो ब्रिक शिरा जो है उसमें यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है, ठीक है। कितनी मात्रा? न्यूनतम होता है किसमें? किडनी के शिरा में, वेन में, जिसे हम रेनल पेन भी बोलते हैं, रेनल वेन नहीं पेन बोलते हैं। अब यकृत शिरा की बात करते हैं, लीवर शिरा की बात करते हैं, वेन की बात करते हैं। इसमें यूरिया की मात्रा अधिकतम होती है, मतलब लीवर में अधिकतम होगा शिरा, किडनी में कम होगा, याद रखिएगा, रेनल कहलाता है। लेकिन यही यूरिया में शिरा में अगर बात करें, मतलब लीवर की शिरा की बात करेंगे जिसमें यूरिया की मात्रा अधिक होगी, तो उसे हम हेपेटिक पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटिक पेन बोला जाता है। अब गुर्दा की श्रेणी का मूत्र वाहिनी का बढ़ा हुआ ऊपरी हिस्सा जिसे हम सीर कहते हैं, वह नली जो है जिसके माध्यम से मूत्र गुर्दे से मूत्राशय में प्रवाहित होता है। यही यहाँ पे आपको दिखाएगा, कहाँ पे देख लीजिए, बता देते हैं कि गुर्दा की श्रेणी मूत्र वाहिनी का बढ़ा हुआ ऊपरी हिस्सा मतलब शिरा, वह नली जिसके माध्यम से मूत्र गुर्दे से मूत्राशय में प्रवाहित होता है और मूत्राशय से बाहर निकल जाता है, यही है खेल। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किडनी की और जानकारी लेना है तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूं, अभी ये रिपीट हो चुका है, तो ये पढ़ा चुका हूं प्लस से। हाँ ये आपको फिर से पढ़ा देता हूं, ये जो क्लियर नहीं था आपको थोड़ा बता। इसमें सुन लीजिए खाली कि प्रत्येक गुर्दा के लगभग 10 लाख जटिल ट्यूबुलर संरचनाएं होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं।
जो क्रियात्मक इकाई होते हैं। अब प्रत्येक किडनी में 10 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और किडनी के चारों ओर जो है पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। किडनी के चारों ओर अगर देखा जाए तो पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण बना होता है, जो कि हम देखते हैं। तो ये है आपका गुर्दे के बारे में। ये हो गए हमारे उत्सर्जन तंत्र खत्म। अब चलेंगे हम स्पेशल पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी तंत्र, तो वो भी खत्म करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, जो कि आज रात को 10 बजे मिलते हैं।